हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और जितने साथी यहाँ पे लाइव हैं सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, 15 सवाल अगर हैं तो 3-4 प्रश्न आपको अच्छे वाले देखने को मिलेंगे और वो हर सेशन में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कैलकुलेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एंड टाइम पे यानी कि एग्जाम में आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया, अगर 10-12% दिया गया, सवाल हमारा आसान है, यहीं पे मैं 10.5 और 13.5% कर दूंगा, क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान से आपको समझना होगा। निहारिका, दीपक, क्रेजी गर्ल, राखी, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या बोला गया है? एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि 10% और शेष 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई। 2 वर्ष पूरा होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपए प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी थी? आइए कैलकुलेट करते हैं। देखो, यहां पे 2 साल का आपको ब्याज बताया गया है, तो आप 1 साल का क्या करोगे? ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 11,640 और इसमें हमने लगा दिया 2 का भाग, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बार जाएगा, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, यानी 5,820 रुपए आ गया। अब यहां पे आसान तरीका क्या है भाई? हमें दोनों पैसे बताने हैं, तो यानी कि दोनों का अनुपात पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसका हम लोग परसेंटेज नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में रुपए को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ब्याज को। कैसे? ध्यान दीजिएगा भाई, प्रिंसिपल आपको बताया गया है 50,000 रुपए है, ये कह रहे हैं कुछ पैसा 10% पे और कुछ पैसा 12% पे दिया गया है। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा एक बार 10% पे लगा देंगे और एक बार पूरा का पूरा पैसा 12% पे लगा देंगे। तो क्या होगा भाई, 10% पे लगाओगे तो आपको 5,000 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, और अगर पूरा पैसा 12% के हिसाब से लगाते हैं तो एक साल में 6,000 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। बट ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, यहां पे 5,820 रुपए का ब्याज मिल रहा है। इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ये आपका 820 आ गया। ठीक है, और यहां पे भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ये आपका कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 0 से 0 कट गया, 2 से मैं डिवाइड करूंगा, ये 9:41 आ जाएगा। 9:41, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहां पे? सही आंसर हो जाएगा। तो इतनी सी आपको कैलकुलेशन यहां पे करनी थी। क्लियर है? और अगर देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमसे सिर्फ एक हिस्सा पूछा जाता है, हमसे सिर्फ दूसरा हिस्सा या फिर पहला हिस्सा पूछा जाता, तो जो भी पूछा जाता आप बता देते। बट यहां पे क्या पूछा गया है? दोनों हिस्से कितने होंगे, पहला भाग दूसरा भाग। तो हमें दिखाई पड़ रहा अनुपात 9:41 है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9:41 दिया गया है। और आप वैसे भी देख रहे हैं यहां पे 50 यूनिट की वैल्यू 50,000, यानी कि क्या है, 1,000 गुना, तो सभी 1,000 गुना हो जाएंगे। क्लियर है? देखो आलोक मौर्य जी, आप एलिगेशन से कर रहे हो और हमने कौन सा तरीका लगाया भाई? ये भी तो एलिगेशन ही था ना, हम लोगों ने कुछ अलग मेथड थोड़े ना यूज किया, हमने भी एलिगेशन लगाया। बस यहां पे वो वाला अप्रोच क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें दिखा कि 50,000 का 10% और 12% कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, तो मैं उस ब्याज का परसेंटेज क्यों कैलकुलेट करूं? मतलब कहने का क्या है, आप एलिगेशन परसेंटेज में या फिर रुपए में लगा सकते हो, तो हमने यहां पे क्या किया, ब्याज कैलकुलेट करके उसमें एलिगेशन लगाया। आई होप ये सबको क्लियर होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी? कैलकुलेट करिए। पहले वो क्या करता था, 75% खर्च करता था, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4। ठीक है, तो यहां पे अगर उसकी इनकम 4 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना आ जाएगा? अब एक बार आप खुद से ट्राई करिए, ऐसे कई सवाल आपको, चाहे वो चैप्टर हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, हमने बता रखे हैं। बट ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है।
आ गया सबका आंसर 40%, सेम टू सेम एग्जैक्ट। आइए देखते हैं। तो 75% खर्च करता है, यानी कि 4 अगर वो कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचाता है। अब जो डाटा दिया गया लिख लीजिए। बोला गया उसकी आय में 50% की, ये आय है, इसमें 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और व्यय में 80% की, यहां पे 80% की वृद्धि हो गई। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है तो मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, हमने मान लिया x हो गया ये। तो यहां पे गुणा कराओगे, ये आपका 200 आ जाएगा, इक्वल टू ये आपका 240 प्लस का x आ गया। तो x की वैल्यू यहां से क्या आई, माइनस का 40% आएगा। और अगर माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा, क्या वृद्धि हो रही या फिर कमी, तो कमी होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देखो यहां पे 40% वृद्धि दिया ही नहीं गया है, वरना कुछ लोग गलत तो कर ही देते जल्दबाजी की वजह से। पुलिस वाले, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। अब देखो जिसको एवरेज के कंसेप्ट से समझना है ना, आपकी पता ये आपको समझना नहीं, बस आपको ये देखना कैसे एवरेज से सॉल्व होगा। भाई जब चैप्टर पढ़ाए गए वहां पे सवाल आप घर पे, उसको मैं कहता तो हूं आप दूसरा तीसरा चौथा तरीका लगाओ, आंसर आपको पता है, मेथड आपको पता है, ठीक है। बट क्लास में जब आप देख रहे हो कि उससे आसानी से सॉल्व हो रहा, तो आपको बात हजम नहीं होती। कुछ लोगों को बोले अब इसको थोड़ा सा कठिन बनाया जाए, ये इतना जल्दी आंसर और इतना आसानी से कैसे आ सकता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। 2 साइकिल के मूल्यों के बीच का अनुपात कितना था, 7:8 था। 2 साल के बाद पहली साइकिल के मूल्य में 30% की वृद्धि और दूसरी के मूल्य में 1500 की वृद्धि हो गई। तो उनके मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो 15:16 हो गया। तो दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था, और आप देख रहे हैं यहां पे वैल्यू जो है वो दशमलव में आ रही है, ठीक है। तो आप दशमलव में लेके चलें, या फिर अगर आप ध्यान दें तो लगभग में क्या हम कुछ काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर दिया गया है। चलिए कैलकुलेट करके बताएं, सभी लोग ट्राई करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि जिस तरह से यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं तो कैलकुलेटिव तो होने वाला है, ठीक है। कैसे आप प्रश्न शुरू करोगे, भाई पहले अनुपात 7/8 होने का मतलब 7x और 8x था, ठीक है, ये बात होगी पहले। अब बोला गया 2 साल बाद क्या होता है, इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। देखो 30% वृद्धि का मतलब क्या है, ये 1.3 गुना हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। 30% वृद्धि का मतलब 130/100, 130/100 का मतलब 1.3। तो पहली साइकिल का दाम 1.3 गुना हो गया, और दूसरी साइकिल के दाम में बताया गया है 1500 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद अनुपात जो है वो 15/16 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पे कैलकुलेशन आपको करानी पड़ेगी, और यहां पे ये कैलकुलेटिव है ही, यही कैलकुलेशन आपको करानी है बस। तो दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा, आपको पता है दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होने वाला है, यहां पे 8x होने वाला है। तो आप वैल्यू उसी के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। आइए हम लोग यहां पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। भाई 16 से आप गुणा कराओगे तो ये आपका आ जाएगा 102x गुणे 1.3 आ जाएगा, इक्वल टू 15×8 120x हो जाएगा, और प्लस का 15×5 कितना हो जाएगा 225, और यहां पे 2 जीरो आ गया, ठीक है। अब इसका गुणा कराते, 13 से गुणा कराओगे आप, 13 दूनी 26, यानी कि ये आपका आ गया 132.6, ठीक है, और माइनस का 120, और x यहां पे आ गया कॉमन, इसकी वैल्यू दी गई है 22,500, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 22,500, और डिवाइडेड बाई यहां पे कितना हो जाएगा, घटाएंगे आप, ये 12.6 आ जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, दूसरे साइकिल का मूल्य, वास्तविक मूल्य बताना है। तो 8x था, तो 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी 22,500 डिवाइडेड बाई 12.6 गुणे 8। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, देखो लगभग में अगर कुछ काम बन रहा हो तो लगभग में कर लीजिए, वरना आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। बताइए 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 8 से जाएगा एक बार, और 8 छंग 48, यानी कि ये आपका आ गया 16,
और 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे, एक सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ी सी लग रही क्या भाई, 12 से जाएगा ये एक बार, 7:8 था, 1.3 हो गया, 1500 हो गया, 15/16 आ गया, 16 सत्ते 102 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, यहीं पे कहीं पे कैलकुलेशन में 16 सत्ते क्या होगा, 112 होगा। ठीक है, 16 सत्ते आपका होगा यहां पे 12। एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो ये आपका 112 आएगा। यहां पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, 112x होगा। अब ये थोड़ा सा गुणा भाग यहां पे कराना पड़ेगा, ये 112x होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बस कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा, और बिना कैलकुलेशन के काम नहीं बनेगा। तो 13 का गुणा कराते हैं, 13 दूनी 26, बच गया 2, 13 एकम 13 2 15 के 5, बच गया 1, और 13 1 14 हो गया, यानी कि ये आपका आ गया 145.6 आ गया। और इसमें से 120 जब आप घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 25.6 बचेगा। कितना बचेगा, 25.6 बचेगा। ठीक है, और 25.6 बचने का मतलब ये हो गया 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22,500 डिवाइडेड बाई 25.6 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से आप डिवाइड करोगे, ये 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, यानी कि 3.2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे यहां पे स्पेस लेके। और देखो एक दो प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इनसे आप बच नहीं सकते हो। 3.2 था तो हमने क्या किया, एक जीरो लगा के नीचे 32 कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं 8 से भाग लगाऊंगा, ये 4 आएगा, और 8 से 1000 को डिवाइड करोगे, ये आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, और 4 से हम लोग क्या करते हैं, इसको 125 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 32.5 आ गया। ठीक है, या फिर और कुछ सीधा क्या करते हैं ना, यहां पे देखो इस तरह से, फिर तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा हम लोग 32 का भाग ही लगा देते हैं, डिवाइड ही नहीं करते हैं। भाई 32 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार क्या जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ये 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 225, और यहां पे बच जाएगा 1 यानी कि 0 आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन ऐसे ही मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 7 0 आ गया, इसके बाद यहां पे आ गया ये आपका, इसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 32 से ये आपका चला जाएगा 3 बार, यानी कि 3 आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, 7031.25, ये क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है भाई साहब, एक दो प्रश्न अगर कैलकुलेटिव मिलेगा आप घर पे, इसी में अगर मैं कैलकुलेटर से भाग लगा दूंगा, आप सोचो कैलकुलेटर इसको चंद सेकंडों में बता देगा। ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये पेपर में आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 7031.25। और यही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना पड़ता अगर ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या करना था। सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन थी, एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पे x की वैल्यू ये आ गई, हमने 8x की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमसे पूछा गया है दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था, इसीलिए हमने 8x की वैल्यू कैलकुलेट करी है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो आप ये सोचे कि उसी तरह का सर 8 प्रश्न या फिर 10 सवाल आ गया, तो वैसा नहीं होगा, 1 से 2 प्रश्न वैसे आपको मिलेंगे, और आप किसी क्वेश्चन में समय बचाते हैं तो वहां पे आपको समय लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आप पता, आप खतरनाक वो आपको क्यों लग रहा है, इस पे भी थोड़ा सा विचार करो। क्या वैसे सवाल आपने नहीं बनाए हैं भाई, वो दशमलव, अगर मैं क्या करता, मैं आपको ये सवाल ना कराता भाई, ऐसा भी तो हो सकता था, बट आपको आइडिया नहीं लगता कि ऐसे कैलकुलेटिव प्रश्न भी आते हैं। अभी मैं आगे एक कैलकुलेटिव सवाल और इसी सेट में आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप देखिएगा उसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा पेपर में अगर आप नंबर लेकर आना चाहते हैं तो, वरना फिर 2 सवाल छोड़ के आओगे। और मैं बात करता हूं 100% अटेम्प्ट करने की, नंबर भी लाने की। व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया। अब ये आसान प्रश्न है भाई, हमने मान लिया स्टार्टिंग में x व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, 20 दिन में काम को समाप्त करने का निर्णय लिया। बोल रहे हैं कि 5 व्यक्तियों की संख्या कम हो गई, ठीक है, x - 5 व्यक्ति बचे हुए हैं, और इन लोगों ने क्या किया, 24 दिन का समय लगाया। अब आप कैलकुलेट कर लो भाई, 4 से आप डिवाइड करोगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा,
तो यहां से 5x की वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस का 30 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, कह रहे हैं मूल रूप से कितने व्यक्ति थे, तो 30 व्यक्ति थे। शुरुआत में कितने आदमी थे, 30 थे। तो ये आसान है, आपने जो यहां पे समय बचाया यही समय हमने इसके पहले वाले प्रश्न में लगाया। क्लियर है? और देखो, जब तक आप रेगुलर और टाइम से, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, क्लास में नहीं आएंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको इवन देखो, कई लोग पेपर देने चले जाते हैं, उन्हें अपने पेपर का लेवल भी नहीं पता होता, वो तैयारी कर रहे होते हैं, फिर बस एक सवाल आसान दिखेगा, अरे सर ऐसा नहीं आता, एक सवाल कठिन दिखेगा, ऐसा नहीं आता है। तो वो जब आप कंप्लीट पेपर देखोगे और कम से कम 3 से 4 सेट एक साथ देखोगे, तब जाके क्लियर होगा कैसा पेपर आता है। वो मैं आपको यहां पे दिखा के बता चुका हूं कि 15 क्वेश्चन जो है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आते हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन अच्छे होते हैं। लड़ाई कंपटीशन यहीं पे होगा मैथ में, इसी 3-4 सवाल में। भाई 10-11 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर कोई बना रहा होगा, तैयारी करने वाला, नॉर्मल में भी अगर वो तैयारी किया है। ठीक है, अब आप देख लो, अगर आपको लगता है कि मैथ हमारी सही ही नहीं हो पाएगी तो आप 10-11 क्वेश्चन उसी पे फोकस करिए। यहां पे क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में उसको 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है। तो ये रेलगाड़ी हो गई, ठीक है, ये स्टीमर हो गया, और ये घोड़ा यानी कि हॉर्स हो गया, ये घोड़ा है। ठीक है, इनके चाल का हम लोग अनुपात लिखने वाले। देखो एक पॉइंट पहले आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है 1.5 गुना, तो 1.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/2। तो मैं क्या करूंगा, स्टीमर की चाल मानूंगा पहले 2। ठीक है, यानी कि ट्रेन की चाल, ये रेलगाड़ी आर से, इसको मैं ट्रेन कर देता हूं टी से, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ये हमने लिख दिया यहां पे ट्रेन। ठीक है, तो इसकी चाल 3 हो जाएगी, और ये घोड़े का 3 गुना बोला गया, तो 3:2:1 आ गया। पहले तो ये बताओ, क्या चाल का अनुपात लिखने में किसी को कोई समस्या? प्रश्न में बोला गया था जो ट्रेन की चाल है वो स्टीमर का 1.5 गुना है, यानी कि इन दोनों का अनुपात आ गया 3:2, 1.5 गुना है। अब कह रहे हैं इसी की चाल घोड़े का 3 गुना है, इसका मतलब घोड़े की चाल 1 यूनिट रही होगी। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं, ये अगर 3x है तो ये 2x होगा और ये x होगा। अच्छा, टोटल टाइम आपको बताया गया है, और समय होता क्या है, समय आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूरी में चाल का भाग लगाकर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहां पे कितना है, बोला गया है 120 किलोमीटर स्टीमर से। भाई स्टीमर की चाल कितनी है, 2x है। आगे कह रहे हैं 450 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी की चाल 3x है, और 60 किलोमीटर घोड़े से, घोड़े की चाल x है। कुल समय कितना दिया गया है, 13 घंटे 30 मिनट, और 13 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 13.5 घंटे। 13 सही 1/2, उसको चलो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, 13 सही 1/2, फिर अगले लाइन में लिख लेंगे। 2 से डिवाइड करोगे ये 60 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे ये 150 आ जाएगा। तो इसको ऐड कराइए, ये आपका आ गया 270 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 13 दूनी 26, 1 27/2 आ गया, डिवाइड कर दिया आपने, ये 10 आ गया। तो x की वैल्यू 10 × 2 यानी कि आ गई 20। अब जल्दबाजी में आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 20 ना बता दीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमसे स्टीमर की चाल पूछी गई है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टीमर, स्टीमर ये रहा, तो स्टीमर की चाल कितनी हो जाएगी, 2x यानी कि 40 हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 40 हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? बताएं, समझ में आ गया? क्या होगा, 40 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखो आपने पूरी पृथ्वी पर खोजा, बट मैं पृथ्वी पे कैसे मिलता, आपको ऑनलाइन खोजना था एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे, और आपको समय बताया था, आपके दोस्तों को बताया था कि किसी को नहीं पता उनको बताइए कि क्लास जो है वो दोपहर के 2 बजे चल रही है, रेगुलर चल रही है। ठीक है, आइए इसका आंसर बताएं क्या होगा। ये भी अच्छा प्रश्न, अच्छा नहीं है मतलब ठीक है बस,
जिसको मैं अच्छा कह देता हूं, आप लोग वैसे ही मुझे लगता है डर जाते हो, हैं? क्या बोला गया है? एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? आपने ऑप्शन देखा, यहां पे एक दो टाइल्स की बात नहीं की गई है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? सीधा भाई ये मीटर में दिया गया, इसको सेंटीमीटर में बदल लो। तो लंबाई और चौड़ाई मैं यहां पे एक बार बस सेंटीमीटर में लिख देता हूं। इतनी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं इस सवाल में। बोले सर ये क्या सहायता हो, ये तो हमें दिख ही रहा था, है? लंबाई आ गया 1435 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गया 1155 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप बता दो कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? कम से कम की बात की जा रही भाई, अधिक से अधिक तो आप कितने भी लगा लो, आप एकदम छोटा छोटा लगाओ। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है अधिक से अधिक कितने वर्गाकार सॉरी कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी अगर इस फर्श को क्या करना, हमें टाइल्स से ढकना है। तो कैलकुलेट करके बताएं। देखिए, जो पुराने समय वाली क्लासेस थी वो बंद कर दी गई हैं, नई क्लासेस शुरू की गई हैं। तो नई क्लास का टाइम ये है। ठीक है, अब ये मत पूछना क्यों किया गया है, क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, आइए, तो अब हम लोग यहां पे इस सवाल को आप कैसे बनाते हो भाई? हमें क्या करना है, इसको ऐसे टुकड़े में बांटना है, यानी कि जो भी वर्गाकार टाइल्स होगी उसकी चौड़ाई लंबाई में फिट हो जाए और चौड़ाई में भी फिट हो जाए, यानी कि उसे आपको ब्रेक ना कराना पड़े, तोड़ना ना पड़े। तो इसीलिए आप क्या करते हो, इनका एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? इनका आप एचसीएफ लेते हो। अब देखो इनका एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाए। एक तो तरीका आपके पास ये भाग विधि से आप सॉल्व कर लो। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है भाई, इनका मैं गैप देखता हूं। गैप कितने का है? 2 8 5 13, यानी कि एच गैप आ गया 280 का। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं कैसे इस प्रश्न को बना रहा हूं। अंतर आ गया 280 का, बट मुझे दिख रहा है कि ये सब तो इवन नंबर है ही नहीं। तो इवन नंबर जो है वो एचसीएफ का हिस्सा भी नहीं होगा। तो हम लोग इसमें से इवन नंबर हटा देते हैं भाई। 8 से डिवाइड करोगे, 8 त्रिक 24 हो गया और 8 पंचे 40 हो गया। इवन नंबर हमने हटा दिया तो ऑड नंबर यहां पे बच गया 35। अब आपको या तो एक बार चेक करा लो 35 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि इसको होना पड़ेगा 35 से डिवाइड। क्यों सर? अगर देखो 35 से डिवाइड नहीं हुआ तो 5 से तो ये 100% डिवाइड है ही। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये समथिंग 200, ये आपका जो है ये भी 200, तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्यादा आ जाएगी। बात को समझिए, समझ रहे हैं? तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ यहां पे आएगा 35। आप जिस भी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लो कितने टाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। 1435 में आप क्या करेंगे? 35 का भाग लगाएंगे और 1155 में भी आप क्या करोगे? 35 का भाग लगाओगे। भाई 35 चौके 140, यानी कि 41 आ गया। 35 तिया 105, 35 तिया 105, तो 41 गुणे 33 इतने टाइल्स की आपको आवश्यकता होगी। इकाई का अंक 3 है, यानी कि 1353 हमारे सवाल का सही जवाब होने वाला है। क्या होने वाला है? 1353 हमारे प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। क्लियर है? 105 105, ठीक है। तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? 1353। 35 तिया 105 हो गया भाई, 10 बचा। तो कैसे आप लोग 1271 बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए कैसे आ रहा भाई? 1155 35 ठीक तो है। कितनी बार कैलकुलेशन करवाओगे? तो थोड़ा सा ध्यान दिया करें। ठीक है, 35 से डिवाइड करेंगे, ये 33 बार जाएगा और ये 41 बार। तो 33 गुणे 41 कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 3 आ रहा, उसके हिसाब से हमने बता दिया ऑप्शन नंबर 4 होगा। अभी ठीक है? अच्छा, अब डायरेक्ट ये क्यों किया गया, ये किसी को पता है भाई? एक्चुअल में आप क्या करते हो, एक टाइल्स का क्षेत्रफल गुणे एन। क्यों? हमने मान लिया एन टाइल्स की आवश्यकता होगी, देन एन इंटू 35 का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? जो आयताकार फर्श है जिसपे आपको टाइल्स लगाना है उसके क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है?
चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप एक बार सेशन को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी। ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही बनाते, भाई हमारे पेपर में ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑप्शन रहता है, तो आप ऑप्शन से ही बनाओगे और बहुत ही आसानी के साथ आपका प्रश्न बन जाएगा। तो सभी लोग कोशिश करें एक बार खुद से प्रश्न को सॉल्व करने की, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा, क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या दिया गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या यहां पे अधिक है, नहीं। इकाई का अंक यहां पे क्या अधिक है, नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गए। और फिर ये क्या कह रहे हैं, 4 अधिक है, चलो ठीक है, इन दोनों मिल गया हमें। अब 6 और 2 जब जोड़ोगे 8 होगा, 7 और 3 जोड़ोगे 10 होगा। इनका गुणा 370 आना चाहिए, भाई साफ साफ दिखाई पड़ रहा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या होगा, जब आप इनका गुणा कराओगे तो 370 मिलेगा, 37 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था जो संख्या है इनके अंकों का योग और फिर आप इन दोनों को गुणा कराओ तो आपको गुणनफल जो है वो 370 मिलना चाहिए। तो 370 कब मिलेगा, जब 37 और 10 का गुणा होगा। भाई यहां पे तो कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से आपका ये प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाता। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करें। ये भी देखो देखने में ऑप्शन तो छोटा सा लग रहा है, बट अगर आप हाथ से यानी कि कॉपी पेन पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, क्या करना है आपको, ठीक है। कैलकुलेटिव है सवाल आपका, तो कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। रोहित अपनी वस्तुओं को 30% ज्यादा अंकित करता है और फिर बाद में वो डिस्काउंट दे देता है, कितने का, 13.5% का छूट दे देता है। और उसके बाद जब वस्तु बेची जाती है तो 1012 रुपए और 5 पैसे, 50 पैसा नहीं, 1012 रुपए और 5 पैसे में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। कैलकुलेट करके बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, सॉल्व करके बताएं। भैया आदित्य को चैप्टर का नाम बता दीजिए क्योंकि वो लेट है। देखो आप लेट नहीं हो, आप बहुत ज्यादा लेट हो। भाई चैप्टर का नाम, आप चलो लेट थे, आपने थंबनेल पे देखा था क्या लिखा था, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लिखा रहा होगा। तो चैप्टर का नाम क्या हुआ, वही हुआ, ठीक है। और आपको नहीं पता चल रहा, मान लो 2-4 मिनट से हो कि ये हमने क्या किया फिर ये क्या किया, सब्जेक्ट तो पता है ना कि मैथ की क्लास चल रही है। आइए डिस्कस करते हैं यहां पे, पहले एक बार आप आंसर बताओ, ठीक है। कैलकुलेट करके बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो एक से एक नमूना तो नहीं कह सकता हूं, बट हां उसी से सिमिलर है ये। देखिए हमने मान लिया क्रय मूल्य जो भी रहा होगा, सीपी जो भी रहा होगा, भाई 30% का मतलब 7/10 हो गया, ठीक है। अब देखो 13.5% का डिस्काउंट यहां पे जो बोला गया, क्या मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा, भाई ना तो हमने आपको बताया, ना तो मैं खुद यूज करूंगा। अगर आप देखते भी हैं तो क्या होगा, 13.5 का 2 गुना 27%, 27 दूनी 54%, हमें उसका भी नहीं याद है, ठीक है। तो उसका 1/4 भी क्या ही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 13.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो वस्तु की कीमत बचेगी कितनी, भाई 86.5%, यानी कि 86 पॉइंट डिवाइडेड बाई 100, इतना रुपए इसका कीमत बचेगा। ये क्लियर है। अब इसके बाद इसकी प्राइस बताई गई है आपका 1012.05 है। हमने आपको बता रखा कि अगर हमारे कैलकुलेशन में दशमलव वगैरह आ गया है तो आपका प्रयास ही होगा उसको गायब करना। देखिए कैसे हम लोग गायब कर रहे हैं, यहां पे एक स्थान से ये एक स्थान आगे बढ़ेगा और एक 10 का गुणा कराएंगे तो ये दशमलव भी हट जाएगा, दशमलव हट चुका है। अब हम लोग कैलकुलेशन करा रहे हैं, कैसे कराएंगे वो ध्यान दीजिएगा। बताइए कैसे कराया जाए। भाई डायरेक्ट 865 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा है।
तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, ये एक बार जाएगा, ठीक है, और 5 सते 35 हो जाएगा, और 5 तियां 15 हो जाएगा, यानी कि 173 आ गया। भाई 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, और फिर से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 2241 आ गया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहां पे क्या हो गया आपका, 5 से डिवाइड किया हमने, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये आपका यहां पे एक जीरो लगेगा, ठीक है, और 5 दूनी 10 हो जाएगा ये आपका, और 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये आपका आ गया 20,241 आ गया, ठीक है। अब 173 से क्या करना है, आपको इसमें भाग लगाना है। 173 से जरा डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, 173 से, या फिर पहले 7 से आप डिवाइड कर लो, अगर थोड़ा बहुत आसान बनाना हो। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, और यहां पर आपका 61 आ गया, तो 7 अठे 56 हो गया, यानी कि 6 बच गया, और फिर 7 नवा 63 हो जाएगा, और फिर ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड किया, 17 पचे 85 हो गया, और 5 तियां 15 हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड किया, डाटा वगैरह तो सब सही है। देखो कैलकुलेशन इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग भी चेक कराया करें कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 13.5% का डिस्काउंट देता है यदि वह किसी वस्तु को 1012 रुपए और 5 पैसे, या फिर ये 50 पैसे होगा, 5 ही पैसे होगा अगर यहां पे लिखा गया है, ठीक है। 7 से एक बार डिवाइड करते हैं, ये आपका आ गया 7 दूनी 14, और बच गया यहाँ पे 6, यानी कि 62 हो गया। 7 अठे 56, 56 के बाद 6 बचेगा, और 7 नवा 63 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 11। ये तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, जबकि इसको डिवाइड होना चाहिए था। सात से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये आपका 7 अठे 56 हो गया, और 56 और 6 हो गया आपका 62, ठीक है। और फिर 7 नवा 63 हो जाएगा, 6 यहां पे बचा, 7 नवा 63 हो गया, उसके बाद 11 बच जा रहा है। ये डिवाइड तो हो नहीं रहा 7 से, बट ये कटेगा कैसे, 173 से भी डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्ट। रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से, अच्छा यहां पे 30% अधिक दिया गया, सॉरी फॉर दैट, ये 30% अधिक बोला गया है, और आगे डिस्काउंट दिया गया, तो यहां पे आपका ये 13/10 होगा। अब ये कैसे डिवाइड हो पाएगा बेचारा, ये क्या होगा, 13/10 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 13/10 होगा, तो 13 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब ये डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड करेंगे, ये एक बार जाएगा, और यहां पे बच गया 7, यानी कि 72 हो गया, तो 13 पचे 65 हो गया, 7 बच गया आपके पास, ठीक है। तो 13 पचे 65, और ये आपका यहां पे भी 5 बार जाएगा, और 65 के बाद यहां पे आपका कितना बचा है, 13 से डिवाइड किया हमने एक बार, तो 72 बच गया, 13 पचे 65 यानी कि 7 बच गया, 74 हो गया, 13 पचे 65 यानी कि 9 हो गया, और 13 सते 91 आ गया, ठीक है। अब 173 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इकाई का अंक ये है, ये जाएगा 9 बार, और सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900। देखो देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट एक्चुअल में ठीक है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा था, बट यहां पे हमने 30% का डिस्काउंट कर दिया था, 30% कीमत कम कर दी थी, जबकि यहां पे बोला गया था 30% क्या है, अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। कितने लोगों ने स्वयं कैलकुलेशन की थी, ईमानदारी के साथ बताइएगा। कैलकुलेटर का यूज नहीं किया था, क्योंकि पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको यह गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 13 का भाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे बाद में यहां पे 173 से अगर मैं पहले डिवाइड करता तो 173 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। चलिए इस सवाल का आंसर बताएं क्या होगा।
अब वो उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना समय लग गया। उस समय क्यों लगा? क्योंकि हमने डाटा वहां पे गलत लिख दिया। 30% वृद्धि की जगह हमने 30% कमी करा दी। मूल्य वो 30% बढ़ा रहा है, यानी कि 13/10 गुना होगा, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। यहां पे क्या दिया गया है? 3 सही 1/7 प्लस का 4 सही 3/7 प्लस का 7/6 को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें से कितना घटाना होगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो सकता है, यहां पे कंसेप्ट काम करेगा। जो ऐसे ही प्रश्न बनाएगा और जो थोड़ा समझ के प्रश्न को बनाएगा तो वहां पे अंतर आएगा। अच्छा, सब लोगों ने खुद ही कैलकुलेशन की है, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो, जो धनतेरस का मुहूर्त है वो आपका शाम के 6 बजे के बाद शायद स्टार्ट है। तो आप सभी लोगों को भी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, खूब सारी खरीदारी करिए। आइए इसका आंसर बताइए क्या होगा, इस सवाल का आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? अब देखो होता क्या ना, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सरल भिन्न बना देंगे। ठीक है, ये अभी मिश्रित भिन्न है, इसको सरल कैसे बनाएंगे? 7 × 21 1 22/7। ऐसी अगर आपने ऐसा करने की गलती की है तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। भाई हमें क्या करना चाहिए, ये तो 3 और 4 पहले ही पूर्णांक है, तो इसको मैं आगे लेके क्यों चलूं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, हमें पूर्णांक बनाना है, वो तो पहले से ही पूर्णांक है। तो हमारे पास 1/7 प्लस का 3/7 और प्लस का 7/6 बच गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्या घटाया जाए ताकि ये पूर्णांक बचे, पूर्णांक बने। तो ये हमारा 4/7 आ गया प्लस का 7/6 आ गया, तो 6 चौके 24 हो जाएगा प्लस का 7 सते 49 हो जाएगा और नीचे आ गया 42। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं यहां पे क्या करता हूं, ऊपर 42 प्लस का 31 यानी कि 31 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका आ जाएगा 1 सही 31/42, यानी कि अगर इसमें से 31 डिवाइडेड बाई 42 माइनस कर दिया जाए 31/42, अगर आप इसमें से घटा दोगे तो ये संख्या एक पूर्णांक हो जाएगी। भिन्न में यही तो बच रहा है, बाकी सब तो पूर्णांक ही थे ना। तो आप अगर इसको लेके चलेंगे कैलकुलेशन आपकी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हालांकि देखो मैंने आपको ये नहीं बताया, अगर आपको और डायरेक्ट करना होता, देखो और आसान कैसे बना सकते थे। यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 7/6 भी तो आपका 1 सही 1/6 है ना, तो इसका 1 भी आप गायब कर दो, ये भी पूर्णांक गायब कर दीजिए। अब आप कैलकुलेट कर लेते, 4/7 प्लस का 1/6, तो 6 चौके 24 प्लस का 7/42, यानी कि इसमें जो भिन्न, इसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू बच रही है एक्स्ट्रा, वो 31 डिवाइडेड बाई 42 है। वो कौन सी है? 31/42 है। तो आप उसको घटा दीजिए, तो हमारा डाटा जो है यहां पे पूर्णांक बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ भी गया? इसका आंसर बताएं क्या होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। अब देखो इसका जो भी क्षेत्रफल होगा दोनों जगह तो पाई आने ही वाला है। चलिए एक बार आप खुद से कोशिश करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रश्न आप बनाओगे। कई लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बताइए। अब देखो पहले मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, क्या होता है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, मैं बात कर रहा हूं डिपेंड किस पे करता है। एरिया का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, त्रिज्या के स्क्वायर पे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोला गया इसका 4 गुना जो है ये दूसरे वृत्त की रेडियस के मतलब क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू 16 9 25 चौके 100 आ गया, यानी कि रेडियस आ गई इसकी 10। आपसे पूछा गया है व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 20 हमारे प्रश्न का सही जवाब। तो ये क्वेश्चन देखो ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट ये वाकई में आसान सवाल है अगर आपने वृत्त पढ़ रखा है। और जो मिशन वर्दी का कॉम्बो बैच है उसमें हमने
मेंसुरेशन 2D का जो डेमो सबके लिए फ्री था, जब प्री बुकिंग करने का ऑप्शन था, तो वहां पे हमने आपको सर्किल पूरा का पूरा पढ़ा रखा था, सर्किल और स्क्वायर यानी कि वृत्त और वर्ग। आसान सा कंसेप्ट था। अब देखो, अगर कोई पाई लिखना चाहता है, किसी के मन में इच्छा थी सर फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर आता है, देखिए क्या होगा, पाई पाई पाई, यहां पे पाई कॉमन आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो किस काम का बचा वो। तो इसीलिए अगर हमें कंपैरिजन कराना होता है, हम लोग एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, हम लोग ये देखते हैं फॉर्मूला डिपेंड किस पे करता है। यहां पे किस पे निर्भर कर रहा है वो, त्रिज्या के वर्ग पे। पाई तो कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो हम पाई लेके आगे क्यों बढ़े, समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आपने अभी तक सही से चैप्टर नहीं पढ़ा है, चाहे वो मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, तो आपके लिए, और आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है कई लोग 2-2 पेपर देंगे, इसमें से आपका यूपी कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया और एसएससी जीडी हो गया, तो इसका कॉम्बो बैच आपको 1400 रुपए में मिल रहा है। कोड क्या लगाना है आपको, वर्दी कोड यूज करना है, और जिन लोगों ने प्री बुकिंग कर रखी है उनको ये बैच 1300 रुपए में मिल जाएगा। अगर अभी भी किसी को नहीं पता है सर इसकी खासियत क्या है, तो एक तो अगर आप कॉम्बो बैच लेते हो 1200 प्लस आपको लाइव क्लासेस और इतनी ही पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हर क्लासेस की आपको बोर्ड पीडीएफ मिलती है, ठीक है। और आपको 2500 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेगा, करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड कराई जाएगी, लाइव फाउंडेशन क्लासेस इस समय चल रही हैं, बैच 1 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है। और जो है प्रैक्टिस क्विज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपको मिलेगा विद सॉल्यूशन, और उसी पे बेस्ड आपको क्विज भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, और डाउट सेशन भी आपका इसमें होगा, ठीक है। जो लोग कोई इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं फिर भी, कि हमें सर कोई एक ही बैच लेना है, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। 400 घंटे की क्लासेस आपको मिल जाएंगी और 400 पीडीएफ मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट भी आपका जो है वो 1/3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, आप देखो यहां पे देख रहे हो इंडिविजुअल बैच की जो प्राइस है वो आपकी है 1100 रुपए की, और कॉम्बो आपका है 1400 रुपए का, तो प्राइस में 300 रुपए का अंतर है। और ये 300 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शन होगा हर विषय में। मान लीजिए आप भले ही एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का पेपर देना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि मैथ का ये टॉपिक या फिर जीएस या फिर रीजनिंग में किसी और से भी पढ़ लूं, ठीक है, मैं पॉलिटी किसी और से पढ़ना चाहता हूं जो दिल्ली पुलिस में या फिर यूपी पुलिस में पढ़ा रहे हैं सर, तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप जाके वहां पे क्लास देख सकते हैं, यानी कि सभी बैच में सभी टीचर्स की क्लासेस आप देख पाएंगे अगर आपके पास कॉम्बो बैच होगा, तो ये बेस्ट है। और जिन लोगों ने प्री बुकिंग कर रखी थी उनके लिए प्राइस ये 1300 रुपए और ये 1000 रुपए हो जाएगा इंडिविजुअल बैच का, ठीक है। तो कूपन कोड हमने बता दिया, क्या करना है आपको, वर्दी लगाना है। जिन लोगों ने प्री बुकिंग कर रखी है उनको कोई कोड नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिक लगा हुआ आपको दिखेगा। ये फाउंडेशन क्लास का टाइम टेबल है, जो क्लासेस अभी चलाई जा रही हैं, और आपको बैच कैसे परचेज करना है। जिनके पास ऐप नहीं है, आप ऐप को इंस्टॉल करें, जब आप ऐप ओपन करोगे तो ऊपर ही आपको मिशन वर्दी का पोस्टर दिखेगा, कॉम्बो बैच, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आएगा ऑप्शन बाई कोर्स का, जाएंगे पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप बैच में एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। भाई क्लास खत्म नहीं हुई है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है, कैसे कैलकुलेट करिएगा बताइए जरा। भाई 5:8 का, अब देखो यहां पे बोला गया एक संख्या घटाई जा रही, एक संख्या जोड़ी जा रही, तो बिना आप किसी दिक्कत के सीधा क्या करो, x मान लीजिए 5x 8x हो गया। पहले में 15 इन्होंने घटा दिया और कह रहे हैं दूसरे में जब 18 जोड़ा जाता तो इनका अनुपात जो है वो 1/3 हो जाता है। कैलकुलेट कर लीजिए, 15x माइनस का 45 इक्वल टू 8x प्लस का 18 हो गया, ये इधर आएगा, यानी कि 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा, ये आपका बन जाएगा 63, x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो अंतर कितना दिख रहा है आपको, 8 5
मतलब 8 में से 5 गया यानी कि 3x का अंतर है। तो 9 गुणे 3 यानी कि 27 आपके सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 27 हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो ये आपको एक लैंग्वेज में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और मैं पढ़ के बताता हूं क्या दिया गया है। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही रेलगाड़ी वाई। ये जबरी क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हैं रेलगाड़ी का नामकरण करके। वो तो समझो ठीक है, एक्स और वाई लिख दिया, पता चलता है यहाँ पे मगध एक्सप्रेस, यहाँ पे अवध एक्सप्रेस, ऐसा कुछ लिख देते क्वेश्चन और बड़ा दिखाई पड़ता। तो पार करने में इन्होंने बताया कि रेलगाड़ियां आती हैं और एक दूसरे को पार करती हैं, इसमें 16 सेकंड का समय लगता है। हमें यहां से दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों का योग पता चल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दोगुनी है। रेलगाड़ी वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, रेलगाड़ी वाई की लंबाई कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद आप मतलब ट्रेन का ही कंसेप्ट आपको 2 बार लगाना है। तो लगाइए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। देखो ये 58 से है और ये 50 से जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा भाई, 58 प्लस का 50 यानी कि ये आपका आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको तुरंत मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18 का भाग लगाएंगे, ये 18 से जाएगा 6 बार, तो 6 गुणे 5 यानी कि ये आपका आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी। अब देखिए यहां पे एक ट्रेन एक्स है और ये ट्रेन वाई है। क्या बोला गया है, एक्स की लंबाई से दोगुनी है किसकी लंबाई, वाई की लंबाई। तो अगर आप इसकी लंबाई टी मानते हैं तो वाई की लंबाई 2t हो जाएगी ना, इसका 2 गुना हो जाएगा। यही तो हुआ, अगर इस ट्रेन की लंबाई t है तो ट्रेन y की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुनी यानी कि 2t हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, 3t डिस्टेंस कवर होगा, एक दूसरे को पार करेंगे, कितना आ जाएगा 30। पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, हाँ चाल दिया गया 30 और समय दिया गया है कितना 16 सेकंड, तो 16 तिया 48 यानी कि 480 आ गया। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगा। और y वाले ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 160 यानी कि ये आपका आ गया 320। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। अगर आपसे मान लीजिए किसी भी ट्रेन की लंबाई पूछी होती एक्स की या फिर वाई की, तो आप यहां तक आंसर बता देते। बट क्वेश्चन एग्जामिनर आगे भी कुछ दे रहा है, वो कह रहे हैं जो ट्रेन वाई है, ठीक है, जो ट्रेन वाई है वाई पे कैलकुलेशन करवा रहे हैं। भाई वाई की चाल कितनी है, वाई की चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर पर सेकंड में बदलोगे ये आपका 5/18 आ जाएगा। ये क्या करती है, 54 सेकंड में पार कर जाती है एक पुल को। तो हम लोग देख रहे हैं ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। 18 से डिवाइड करोगे ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और 3 का आप गुणा करा दीजिए, यहां पे 3 का गुणा करा देंगे, 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, बच गया 12, 15 पचे 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, यानी कि 870 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है। भाई 870 में से 320 मीटर लंबी तो ट्रेन है, तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी बताइए, पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 550 मीटर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, दो कंसेप्ट को एक साथ मिलाया गया, ये लेंदी हो गया बट कठिन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्योंकि आपको 2 बार इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें वाई की लंबाई नहीं पता होगी तो मैं पुल की लंबाई कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा। क्योंकि कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, अगर कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करी, इसका मतलब वो उनकी लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को भी कवर करेगी। यही कंसेप्ट है। वाई की स्पीड 50 है, फिर तो आंसर ही पूरा अलग आ जाएगा भाई। वाई की स्पीड अगर 50 है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, ठीक है, यहां पे 50 रखते हैं भाई, यहां पे 50 रखते हैं।
ये 50 हो जाएगा, फिर तो कैलकुलेशन आसान होगी, यानी कि आपका 750 आ गया। और 750 में से आप 320 घटा दीजिए, 750 में से 320 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, सीधा आपका ये 430 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 430 आ जाएगा। ठीक है, अभी सही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, 430 क्या होगा, आप मैंने देखो कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। हुआ क्या, सबसे पहले आपको ट्रेन की लंबाई कैलकुलेट करनी है। लंबाई टोटल जो डिस्टेंस कवर हुई है उसको 2:1 में डिवाइड कर देते। उसके बाद ट्रेन वाई जो है वो किसी पुल को पार कर रही है। भाई पुल को पार करने का मतलब वो अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को भी कवर करेगी। इसी कंसेप्ट के साथ आप सवाल को बना लेते। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस का 4। अब यहां पे हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमसे 3x प्लस 4 की वैल्यू पूछी गई है। बट क्वेश्चन इजी है, आप ऐसे कई सवाल बनाए हो। कैलकुलेट करें। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सेशन को लाइक जरूर कर दें। क्लास का समय जो है वो आपका है दोपहर के 2 बजे। कितने बजे? दोपहर के 2 बजे आपकी ये क्लास होती है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। अब यहां पे बोला गया है 397 और अगला डाटा दिया गया है 435, अगला डाटा दिया गया है 541। इनको भाग देने पर यहां पे 6 बचता है, यहां पे 10 बचता है, यहां पे क्या बचता है, 14 बचता है। ठीक है, तो ये आपका 391 आ जाएगा और यहां पे आपका 425 आ जाएगा और यहां पे आपका आ जाएगा 527, यानी 527 आ गया। इनका हमें क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है। अब देखो HCF कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम मेथड। दो नियरेस्ट नंबर को आप देखेंगे और यहां पे ये दो नियरेस्ट नंबर है, इनका गैप कितना है, 9 और 25। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बट 34 हमें पता है कि 34 में क्या है, दिक्कत है। दिक्कत क्या है, 2 शामिल है और 2 से ये सभी तो डिवाइड होंगे नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि इनका HCF आ जाएगा 17। और HCF अगर 17 आ गया तो 3x प्लस 4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो 3 गुणे 17 प्लस का 4 हो गया, 17 तिया 51, यानी कि 51 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 55। तो 55 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 55 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, यहां तक समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप एक बार घर से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और दीपावली की भी एडवांस में भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, दीपावली के शुभ अवसर पे आपको बुक पे बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, 12 बुक आपको मात्र 1299 रुपए में मिलेंगी। ये बुक कौन कौन सी है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जो लोग क्या करते हैं, अपने जीएस अच्छी करना चाहते हैं, या फिर आप यूपीएससी, ठीक है, या फिर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। पूरा 12 बुक का सेट है, जिसमें आपका जो है हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राज व्यवस्था हो गया, साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, पर्यावरण हो गया, इन सब की ये टोटल 12 बुकें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है 1299 रुपए में। यानी कि एक किताब की कीमत जो है लगभग में आपका जो है 110 रुपए के आसपास पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको अपने नजदीकी बुक स्टोर पे भी पता कर सकते हैं, और अगर वहां पे नहीं मिलता है तो आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप ओपन करिए, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जिन लोगों को मिशन बैच में इनरोल होना है, अभी फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं, तो फटाफट से आपके पास ये समय है और इनरोल हो जाइए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।